हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से एलिमेंट हैं ग्रुप 16 में? ओल्ड, स्टाई, से, टीपो। ठीक है, 16 ग्रुप है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 माइनस 10, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, एकदम सिंपल है ना। तो NS2, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NP4। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ N की वैल्यू बस रखते जाएंगे तो हमें इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता जाएगा। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है तो इसीलिए N की वैल्यू, यानी यहाँ N की वैल्यू रखते हैं। N की वैल्यू क्या रखते हैं? N की वैल्यू रखते हैं पीरियड नंबर, किस पीरियड में एलिमेंट है उसको रखेंगे। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है तो हमने 2 रख दिया। सल्फर थर्ड पीरियड में है तो हम सल्फर के लिए क्या रख देंगे? 3s2 3p4। एक चीज ध्यान रखेंगे, इससे पहले कोई नोबल गैस लिखी जानी है। कौन सी नोबल गैस लिखेंगे? फिर से याद कर लो, एक बार अगेन रिमाइंड कर लो, ये कौन कौन सी नोबल गैसेस आपने पढ़ी है? हीने, आकर, जीरो, रन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 2s के पहले, यानी चाहे ऐसे याद रखो, हीलियम के बाद 2s, नियोन के बाद 3s, आर्गन के बाद 4s, क्रिप्टन के बाद 5s, जेनोन के बाद 6s और रेडोन के बाद 7s, ये भरी जाती है। इसके बाद आपको ये चीज याद रखना है कि जब हम फोर्थ में जाते हैं, पी ब्लॉक में, जब फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो बीच में हमें डी मिलता है, डी ब्लॉक मिलने लगता है। यहाँ से फोर्थ पीरियड से डी की एंट्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 4s के पहले आर्गन के बाद 3d10 भी भरी जाएगी। जब हम फिफ्थ पीरियड में जाते हैं पी ब्लॉक में, इधर से होके निकल के, तो हमको डी ब्लॉक मिलता है। डी ब्लॉक मिलता है तो हम यहाँ फिफ्थ पीरियड 5s, यानी फिफ्थ पीरियड में हमको कौन सी डी मिलती है? 4d10 मिलता है, मतलब 4d के एलिमेंट मिलते हैं। जब हम जाएंगे फिफ्थ पीरियड में ही एंट्री करेंगे एस ब्लॉक से, तो हमको बीच में मिलेगा 4d के 5s में पहुंचेंगे, ये आपको याद रखना है। सिक्स्थ पीरियड में जब हम एस ब्लॉक से उधर जाएंगे पी ब्लॉक में, तो बीच में जब जाएंगे तो हमको सिक्स्थ पीरियड के पहले कौन मिलेगा? 5d मिलेगा। ठीक है ना, और 5d के पहले, यानी सिक्स्थ पीरियड में 5d के पहले आपको और कौन मिलेगा? क्या बताया था? 2 गैंग हो जाएंगे। अभी यहाँ तक एक ही गैंग थी वसूली करने वाली, यहाँ पे 2 गैंग हो जाएंगी, यानी 4f और मिलाएगा तो 4f 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 7s के एक कम, यानी 6d 10, और उससे एक कम, यानी 4f 14। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के लिए भी कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से उठा करके अपन वहाँ पर सजा लेते हैं। ठीक है ना, तो 2s2 2p4 यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड पीरियड में 3s2 3p4 कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ पीरियड में 4s2 4p4, और फोर्थ पीरियड में से जब होकर के जाएंगे तो बीच में मिल जाएगा कौन? 3d। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? केवल नोबल गैस लिख देंगे। हीलियम के बाद 2s भरी जाएगी, नियोन के बाद 3s भरी जाएगी, हीलियम नियोन। आर्गन के बाद 4s भरी जाएगी, लेकिन 4s के पहले हफ्ता देना पड़ेगा 3d10 को। ठीक है, 3d को 10 इलेक्ट्रॉन। देन यहाँ पर ये फिफ्थ पीरियड आ गया, ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड था, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, और ये सिक्स्थ पीरियड का है। तो फिफ्थ पीरियड आ गया तो 5s2 5p4। ठीक है, अब 5s2 के पहले कौन सी नोबल गैस है? क्रिप्टन नोबल गैस है, ये हो गया। ठीक है, अब 5s2 भरी जाएगी तो यहाँ से निकल कर जाएंगे एस से लेकर के पी में, बीच में कौन मिल जाएगा? फिफ्थ पीरियड में 4d मिल जाएगा, तो 4d को देना पड़ेगा हफ्ता, तो 4d 10 जेनॉन। ठीक है, यहाँ पे है 6s2
6p4। अब 6th पीरियड में जब हम पहले एस ब्लॉक में घुसेंगे, उसके बाद डी में घुसेंगे, फिर जाकर के हमको पी ब्लॉक मिलेगा। जब हम एस से डी में घुसेंगे तो डी में हमको कौन मिल जाएगा? डी में मिल जाएगा हमको ये 5d, और 5d के साथ ही हमको कौन मिल जाएगा? लैंथेनम के बाद 4f14 भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 5d10 और 4f14, और चाहे ऐसे याद कर लो, इससे एक कम d और उससे एक कम f। और अगर पीरियोडिक टेबल बेस्ट है, पीरियोडिक टेबल आप याद रखो, लेफ्ट से मतलब पीरियड का एंट्री गेट कहाँ है? फर्स्ट ग्रुप से घुसना है, फर्स्ट ग्रुप से होकर के पीरियड में ऐसे घुसना है, तो आपको एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा कि भाई जो मिलेगा उसको हफ्ता देना है, और क्लियर सड़क मिलेगी तो किसी को यहाँ हफ्ता नहीं देना, यहाँ कोई नहीं मिलेगा तो यहाँ किसी को हफ्ता नहीं देना। और डी और एफ मिल जाएंगे तो हमको हफ्ता दे के जाना पड़ेगा, तो डी और एफ के लिए हमें हफ्ता देना है। ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Then come to the next, oxidation state. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ओल्ड स्टाइल से टी ये एलिमेंट है हमारे। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई यहाँ पर -2, -1, और इसके बाद माइनस आधी, और फिर +1 और +2, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं, ये तो हो गई केवल ऑक्सीजन की। ठीक, फिर सल्फर और इनमें आते हैं, तो इनकी होंगी सल्फर से लेके Te तक की, ये -2 होगी, इसके बाद इनकी होगी +2, +4 एंड +6, इतनी होंगी। और फिर आते हैं पोलोनियम, तो पोलोनियम की होगी +2 एंड +4। अब यहाँ ऑक्सीजन की ध्यान दीजिए थोड़ा, -2 मोस्टली, मतलब ज्यादातर कंपाउंड में इनकी -2 होगी। -1 किस में होगी? -1 होगी इनकी पर ऑक्साइड्स में। माइनस आधी किस में होगी? माइनस आधी होगी इनकी सुपर ऑक्साइड में, इन सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2। तो इसमें आधी हो जाएगी, देखो 2 ऑक्सीजन है, मतलब K + 2 ऑक्सीजन = 0। ठीक है, K की होती है +1, + 2 ऑक्सीजन = 0, तो 2 ऑक्सीजन = -1, 1 ऑक्सीजन = -आधा। यहाँ पे पर ऑक्साइड्स में इनकी आधे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देन हमने कहा था इनकी +1 होती है इन O2F2, और +2 होती है इन OF2। OF2 में +2 होती है। द नेक्स्ट वन है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 लेस स्टेबल हो जाएगी, यानी +6 से कम वाली स्टेबल होगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, इनको हमें नोट करना है। पहला तो ये
कि ऑक्सीजन does not show -2 oxidation state. सॉरी, -2 शो करती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है। तो ऑक्सीजन डज नॉट शो +2 एंड +2 तो कभी कभी कर जाती है, सिंगल एक ही कंपाउंड है, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन डज नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +6। और एक चीज याद रखिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की केवल इसी में होती है, OF2 में, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की इकलौता कंपाउंड है, O2F2 में होती है। और सुपर ऑक्साइड में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड भी बहुत सारे मिलते ही हैं, पर ज्यादातर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। +4 और +6 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की क्या हो सकती है, इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6 होगी। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीजन शो नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा कि ऑक्सीजन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा, या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो नहीं कर रहा है, या फिर +4 क्यों शो नहीं कर रहा है। यहाँ से जहाँ पे एक्सेप्शन है वहीं पर आपके लिए रीजनिंग क्वेश्चन हो गया A+ ग्रेड का। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया इसमें। दूसरा हो गया यहीं पर, तो अगर ये यहाँ पर हम लिख दें y, तो ये अच्छा एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया, तो आपको इसका जवाब लिखना है। क्यों नहीं +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन नहीं देता है, क्यों नहीं जाता, क्योंकि बेचारे के पास सबसे छोटा है पीरियड में, बेचारे के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, यानी वेकेंट d ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, इसीलिए इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर या इट्स बैलेंसिंग मोर देन +4 या ऑक्सीडेशन नंबर टू +4 एंड +6। अगर इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होती तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के d में चले जाते, तब ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे देता, क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ना भरी है ना खाली है, कैसी भी नहीं है ही नहीं। तो वेकेंट d ऑर्बिटल अगर होगी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, वो नहीं है, इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया कि बिकॉज ऑक्सीजन डू नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर टू +4 और +6। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये A+ ग्रेड का। इसका आपको ये टास्क है, जितने में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बोल रही हूँ वो आपको जवाब लिख करके भेजना है मुझे। तो A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट हो गया। ऑक्सीजन डज नॉट शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन नेक्स्ट है यहीं पर stability of +6 oxidation state decrease down the group। ठीक है, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो स्टेबिलिटी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज डाउन होती जाएगी। तो यहीं पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर भाई लगा दें तो ये A+ ग्रेड का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ठीक, तो अभी आपके पास जवाब क्या होगा,
मैंने आपको फर्स्ट बताया था ना, अगर आपने 15 फैमिली अच्छे से याद की है तो 16 में आपको सारे जवाब अपने आप आ जाएंगे। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पूरे पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आएंगे तो 2 लेस देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 लेस कम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो क्यों ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि 2 NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। कौन से 2 NS इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन एस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे NS में, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसका कारण क्या है, क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं कि साइज ऑफ एटम का बढ़ता है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को बनने में एनर्जी कम खर्च होगी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है। NS इलेक्ट्रॉन कब तक पार्टिसिपेट करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी कम खर्च हो रही है, और जब वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड बनने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो वो फायदे वाला सौदा करेंगे। हर कोई फायदे का सौदा करता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देंगे। लेकिन अगर बॉन्ड बनने में कम एनर्जी रिलीज हो रही है और NS इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब वो NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर ही इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बढ़ता है, ऊपर के इलेक्ट्रॉन इनर्ट क्यों नहीं होते हैं, ये आपके दिमाग में आई होगी बात। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इनर्ट होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होता है, छोटा बॉन्ड लेंथ होता है तो ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए और बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज भी होती है। तो जब छोटा बॉन्ड बनता है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो छोटे साइज के कारण एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नीचे जब आ रहे हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, साइज ऑफ एटम बढ़ने से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, the energy released during the bond formation is less than the energy required to remove 2 NS electron। इसीलिए ऊपर से नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, the compound of group 16 elements act as reducing as well as oxidizing agent। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। तो यहाँ से भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर इसके आगे हम y लगा दें, दिस इज ऑल्सो ए रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ A+ ग्रेड। अब दिमाग लगाइए जरा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे। ऐसा कारण क्या होगा, क्यों होंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, और +6 में भी जा सकते हैं, +2 में भी जा सकते हैं ये। तो अगर +6 में गए, अगर +6 में गए तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी जब +4 से +6 में जाएंगे तो वो काय का काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। और जब +4 से +2 में जाएंगे तब वो काय का काम करेंगे, तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखो, कैसे ध्यान रखोगे, कब एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा ले। इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद में रिड्यूस हो रहा है। ध्यान रखना, जब ये कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस समय उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो +4 है, +4 से ये +6 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देगा, -2 इलेक्ट्रॉन दे करके चला जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा उस समय क्या होगा, उस समय ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इटसेल्फ खुद में अपने आप में क्या होगा, अपने आप में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसका सीधी सी बात है +4 यानी +4 से +6 हो रहा है, खुद का प्लस चार्ज बढ़ रहा है, खुद पर प्लस चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन।
तो रिड्यूसिंग एजेंट है किसके लिए? जिसको इलेक्ट्रॉन दिया उसके लिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ध्यान रखिए बहुत अच्छे से ये वाली बात, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है वो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका खुद से मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, मतलब इटसेल्फ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस कंडीशन में। अच्छा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खा करके, यानी जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर ये क्या काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के खा लेगा, तो क्या हो जाएगा? तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखो, किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा लेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है। कंपैरिजन करना पड़े कि कौन ज्यादा बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। हाइड्राइड का जब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हो तो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल मत करना। हाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी काहे से कंसीडर करोगे? जो जल्दी H+ आयन दे देगा या जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा रिड्यूस करने के लिए दूसरे को, वो ज्यादा बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कई बार बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया किसी भी फैमिली में हाइड्राइड का जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा वाला है, कौन छोटा वाला है, यानी ज़्यादा कौन है, कम कौन है, उसकी कंपैरिजन कहाँ से करोगे? हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ से करोगे। जिसका बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, टूट जाएगा, यानी वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर लोअर से हायर में जाएगा तो कैसे जाएगा? किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन दिए उसको रिड्यूस करेगा। जब हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा? किसी से लेकर के इलेक्ट्रॉन खाएगा, जिससे लेकर के इलेक्ट्रॉन खाए उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको ये यहाँ से लेकर के लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड तक सब में मिलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। सब में एक कॉमन सेंस की बात लिखनी है, झंडू बाम वाली। क्या बात लिखनी है? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, आपको देखो ध्यान से। बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है उसके लिए। अगर नहीं है याद तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से ऐसे लिख दो। अगर आपसे पूछा गया कि ये वाला एलिमेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है या इस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ये वाला कंपाउंड, तो उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो उस एलिमेंट की कि इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको ये पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पूछा गया है तो मतलब इसकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तब आप कैसे लिख लोगे? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हुआ, इतना तो पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन लेके खा रहा है, तो बस ऐसे लिख दो कि इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है ना, लोअर की कंडीशन मत लिखो कि मतलब अगर आपको स्टेबल कंडीशन वाली याद नहीं है। जैसे अगर पूछा गया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग है, अभी आपको पता नहीं है कि +2 इज मोर स्टेबल, तो आप सीधा सा लिख दो कि इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा लेगी। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में जहाँ कहीं भी आप जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट 2-2 से वेरी कर रही है। देखो ध्यान से, सब में 2-2 पेयर में वेरी कर रही है। -2 से 0 होगी, फिर +2 होगी, फिर +4 होगी, +6 होगी। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब पी ब्लॉक की बात हो रही है और पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों है मतलब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही खाएगा, एक नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन से ही वेरी करेगी हमेशा। तो सीधी सी बात है कि ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, तो तुरंत देख लो कि अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खा रहा है। ठीक है। अगर ये लोअर से हायर में जा रहा है, +6 में क्यों जा रहा है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्यों है, तो तुरंत देख लो कि यहाँ पे +4 है, अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पूछ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। कितने दे देगा तो नहीं पता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो तुरंत दिमाग लगा लो कि 2 इलेक्ट्रॉन दे करके ही +6 में जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। तो ये इलाका ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए। और ये कॉमन सेंस जैसा मतलब क्वेश्चन है, हर जगह यूज होगा, यहाँ से लेके लेंथेनॉइड में, एक्टिनॉइड में, सब जगह से इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक, देन नेक्स्ट हम देखेंगे अगला पॉइंट इन
प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन आप खुद ही फ्रेम कर सकते हैं, इन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस 6 से और हायर तो जा नहीं सकते, लोअर में ही जा सकते हैं। अगर लोअर में जाएंगे तो कौन से एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। प्लस 6 से नेक्स्ट हायर नहीं जा सकते, प्लस 6 से लोअर आ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, चलिए आप ही कर दीजिए क्वेश्चन फ्रेम। तो क्या होगा? प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्वेश्चन बनाइए और खुद ही आंसर भी दीजिए। 6 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स शो ओनली, कौन सी वाली प्रॉपर्टी देंगे? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? केवल इलेक्ट्रॉन लेकर के खा सकते हैं प्लस 6 में, यानी इन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट शो ओनली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं वो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर के केवल खा सकते हैं बस। ठीक है, चलिए इसकी बात तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें वाई लगा दिया जाए आगे तो इसका जवाब तो आप दे ही लेंगे। अगर हम इसमें यहाँ पर वाई लगा दें तो ये भी ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन बन गया। देखिए कितने सारे ए प्लस ग्रेड के क्वेश्चन मिल गए आपको यहाँ पे, एक 4 ये मिल गए। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ए प्लस ग्रेड का, कि कंपाउंड बताइए जिसमें ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। एक कंपाउंड वो बताइए जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। एक कंपाउंड वो बताइए जिसमें ऑक्सीजन -आधा ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये भी ए प्लस ग्रेड का इम्पोर्टेंट हो गया। ये तो कम ही पूछा जाएगा, पूछा भी जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पेरोक्साइड का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और मोस्टली पूछा, जो मोस्ट कॉमन है वो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो रेयर है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए आपके जवाब देने के लिए, जिनमें तो ये जितने 6 क्वेश्चन हैं, तो ये 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके भेजने हैं। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क हो गया ये 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए मैं आपको नोट करवाती हूँ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 6, फिर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। इतने क्वेश्चन हो गए, इनका जवाब देना है आपको। प्लस इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं और बता रही हूँ आपको, इनका भी आंसर भेजना है। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 8 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 है वाई SO2 इज स्ट्रॉन्ग oxidizing as well as reducing in nature। ठीक है, देन क्वेश्चन 9 हो गया वाई SO3 is only strong oxidizing while SO2 show both oxidizing and reducing property। ठीक है, then one more question is there, question 10, why an element show maximum
oxidation state in its compounds with फ्लोरीन। ठीक है, देन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सेम आंसर सेम होगा बट क्वेश्चन दूसरे तरीके का होगा। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? व्हाई इन फ्लोराइड an element show maximum oxidation state। ठीक है, अब देखिए ये चीज जो आपने यहाँ सीखी उसी का एप्लीकेशन करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई SO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग इन नेचर। SO2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इन नेचर है, क्यों है? तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग है मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के खा सकता है, रिड्यूसिंग है मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन फेंक करके दे सकता है। मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब लोअर में भी जा सकता है और हायर में भी जा सकता है। अब किसकी बात हो रही है? क्योंकि यहाँ SO2 की बात हो रही है तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। किसी और कंपाउंड की बात हो रही होती तो तुरंत आपका दिमाग वहां पे कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाना चाहिए। ठीक है, और ये बेसिक हिसाब लगाओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन लेके खा रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? देखो ये है SO2, SO2 का मतलब हुआ S प्लस O2। S प्लस O2 पे कितना चार्ज है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब S प्लस O2 इक्वल टू 0। S इक्वल टू हो गया 2 इंटू O, है ना? चाहे यहीं पे लिख लो। SO2 का मतलब हुआ S प्लस 2O, तो 2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ज्यादातर -2, सल्फर में भी -2 भी होता है, तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो S माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी सल्फर का कितना है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए सीधा सीधा नहीं पूछा गया, क्योंकि सीधा तो आपने रट लिया होगा कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +6 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है, तो मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ा दिया तो आपने यहाँ पे दिमाग लगा दिया होगा। बट आपसे ऐसा पूछा ही नहीं, आपसे घुमा के पूछ दिया, नाक को ऐसे घुमा करके पकड़ दिया। तो देख लो प्लस यहाँ पर सल्फर यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में निकला? +4 में निकला। तो अब आपके सामने पिक्चर तुरंत क्लियर हो गई कि हमें क्या जवाब देना है। ठीक है, कि सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड मतलब टेक मतलब खा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन एंड गो टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड सो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन, दे भी सकता है, और देगा तो क्या होगा? गो टू नेक्स्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर आपको पता है तो तुरंत लिख दो कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, तुरंत लिख दो इट कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव इनटू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। +6 में चला जाएगा इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, और +2 में जा सकता है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वाली बात आपको यहाँ 2 पॉइंट में लिखनी है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कि +4 है, फिर लोअर में क्यों जाएगा, मतलब +2 में भी जा सकता है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग है, +4 में जा सकता है इलेक्ट्रॉन दे करके इसलिए +6 में जा सकता है इलेक्ट्रॉन दे करके इसलिए रिड्यूसिंग है। देन नेक्स्ट आया बाई SO3 is only strong oxidizing while SO2 so both oxidizing and reducing properties। इसका भी क्वेश्चन अभी तुरंत समझ में आ गया होगा आपको जवाब कि SO3 केवल क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है। इसका जवाब कहाँ से आया? इन दोनों पॉइंट से आएगा, इस वाले से और इस वाले से। SO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जैसे वहां निकाली वैसे यहाँ कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी।
और +6 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो SO3 इससे ज़्यादा में जा ही नहीं सकता है, तो ये केवल इलेक्ट्रॉन ले करके +4 या +2 में जा सकता है, तो केवल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ही शो कर सकता है, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रॉन खा सकता है, ले नहीं सकता। ठीक है, ये +6 या +6 से +4 या +2 में ही जा सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है और रिड्यूसिंग नहीं है। और जबकि SO2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है, तो वही वाली बात की +4 में है तो +6 में भी जा सकता है तो रिड्यूसिंग होगा, +4 में आ सकता है इलेक्ट्रॉन खा करके तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। इसी हिसाब से आपको ये जवाब लिखने हैं। ठीक है, देन ये वाला हुआ क्वेश्चन 10। वाई एन एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड विद फ्लोरीन। या भाषा बदल गई, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गया, तो हो जाएगा वाई इन फ्लोराइड्स एन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोराइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, या वाई एन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तभी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्यों शो करता है। तो इसका सीधा सा कारण है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर के खाने वाला फ्लोरीन ही है। और उसका कारण क्या है, उसका स्मॉलेस्ट साइज होता है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेकर के जल्दी खा ले, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो। तो सबसे बड़ा भिखारी मान लो पूरी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन है, बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा वाला भिखारी। सारे भिखारी पीरियोडिक टेबल के कहाँ रहते हैं, ग्रुप 17 में रहते हैं, और ग्रुप 17 में भी सबसे बड़ा भिखारी कौन है, फ्लोरीन है। तो आप ऐसे समझ, सबसे छोटा साइज है बेचारे का, जरा सा छोटा सा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो ये किसी को भी मजबूर कर देता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। आप ऐसे समझिए, जब आप स्टेशन पे जा रहे हैं, एक आपके सामने दीनहीन भिखारी कोई आ जाए और आपसे घिघिया के मांगने लगे, तो आपका मन द्रवित हो जाएगा, आप उसको दे ही देंगे। ठीक है, और उसमें भी भिखारी बच्चा हो, छोटा सा हो, तब तो आप जरूरी दे देंगे। तो ये फ्लोरीन वैसे ही वाला भिखारी है कि किसी को बिना इलेक्ट्रॉन लिए जाने ही नहीं देता। अगर किसी के पास आया तो इतना बड़ा भिखारी है कि वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवा ही लेगा, इतना बड़ा भिखारी है। भिखारी है मतलब इतना बड़ा ऑक्सीजन, नॉन मेटल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, इसीलिए सबसे बड़ा भिखारी है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट, यानी ये क्या कर देता है, इसका रीजन क्या लिखोगे, वाई एन एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिकॉज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी it takes the electron and form highest oxidation state. It takes the electron, element give the electron and form compound with highest oxidation state. ठीक है ना, ये रीजन हुआ, ऐसे ही लिखना है। बट एग्जाम में ऐसे मत लिख जाना कि ये सबसे बड़ा भिखारी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, याद करने के लिए, मेमोरी एड है, कभी नहीं भूलोगे कि ये तो कोई भी है भिखारी, किसी के भी सामने ये वाला जाएगा, सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन लेकर ही मानेगा, सबसे बड़ा वाला भिखारी है। बड़ा भिखारी मतलब दीनहीन वाला भिखारी है, इसको देख करके कोई भी इसको बिना इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाएगा। ठीक है, बस यही बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर मुझे याद, उसको भी आप लिख करके लाएंगे। ये क्वेश्चन है, why oxygen does not show the group oxidation state, अथवा हम इसी को कह सकते हैं, और हाईएस्ट तो है, +6 वाला पूछ ही दिया है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके डोंट बी कंफ्यूज, क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर कहीं पूछा गया था +6 है, ये वाला वाई ऑक्सीजन डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया। कैसे कि ऑक्सीजन डज नॉट शो द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 16 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जो है वो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट
तो आपको पहले इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 16 ग्रुप। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैंने बताया किसी भी ग्रुप की जितने उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे करके मैक्सिमम जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका नाम क्या होगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीजन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो घुमा करके ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रीजनिंग में समझने की बात बस यही है कि बेसिक इतना ही है, केवल इतनी सी बात है, इतनी सी ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको केवल ध्यान करने हैं और उस पर बेस्ड कैसे भी किसी भी तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहीं पे पोलोनियम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई पोलोनियम डज नॉट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कारण अलग हो जाएगा, यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा, यहाँ कारण हो जाएगा काय का, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। ठीक है, तो ये अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी जोड़ लें, ऑक्सीजन एंड पोलोनियम दोनों के जवाब लिख दो। ऑक्सीजन के लिए अलग जवाब आएगा, ऑक्सीजन के लिए अलग आंसर क्या आएगा कि इसके पास डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, सो इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, और पोलोनियम के लिए लेकिन आपका जवाब क्या होगा, पोलोनियम में 2 ns इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सो ये इट कैन नॉट फॉर्म हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिव कौन सा है। तो रेडियो एक्टिव जब भी पूछा जाए फैमिली का सबसे नीचे वाला एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव मिलेगा आपको। तो ग्रुप 16 का कौन रेडियो एक्टिव है, ग्रुप 16 का पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन हो गए सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट का A+ ग्रेड का इम्पोर्टेंट है। ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि अगर कोई सोते में भी आपसे पूछ दे तो आप उसका जवाब उठ करके बताने लग जाएं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो कम टू द टॉपिक। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ओल्ड, स्टाई, से, टी, और ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो IE1 या हम कहें डेल HI1 एंथैल्पी, एंथैल्पी का साइन होता है डेल H, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए चाहिए तो डेल्टा HI हो गया, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो डेल्टा HI1 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, IE1 मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दोनों साइन से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है तो उसका रीजन कुछ होगा, रीजन क्या होगा, कॉमन सेंस से सोचो आप, ऊपर से नीचे डिक्रीज होने का रीजन क्या होगा, जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं ना। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है ना, तो क्या है 2s2 2p4, यानी इसमें केवल 2 सेल है न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर Kl। इसी तरह से यहाँ आएंगे थर्ड पीरियड में 3 सेल हो गए, 4 सेल हो गए, 5 6, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या हुआ, इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ गया, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन संख्या में ज्यादा होंगे तो बाहर वाले बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की पकड़, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होती है। ठीक है ना, तो रीजन क्या हो गया, रीजन हो गया ऑन मूविंग डाउन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट
डिक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो आप समझ ही गए हैं, रिपल्सन ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस शेल। ड्यू टू दिस क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डिक्रीज down the group and the hold of nucleus on valence shell electrons get weaker. So less energy will be required for removal of electron। इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए है अब। ठीक है, अभी ये ग्रुप की बात हुई, अब हम पीरियड में बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, तो आपने 10th में पढ़ रखा है कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करता है सेम शेल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 से जब हम 16 में आए, यानी लेफ्ट टू राइट आएंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा हो रहा है कि कम हो रही है। तो ये जहाँ उल्टा हो रहा है यानी एक्सेप्शन हो रहा है, वहीं पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो डेल्टा HI1 या हम कहें इसको IE1 फॉर ग्रुप 16 is lesser than group 15। देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे ग्रुप 16 की जगह क्या पूछ दिया गया कि डेल्टा HI1 या IE1 फॉर ऑक्सीजन इज लेसर देन ग्रुप 15। 15 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, देन नाइट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस फॉर्म में भी और दोनों फॉर्म में, चाहे वो जनरल पूछा जाए चाहे वो पर्टिकुलर पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, A+ ग्रेड का क्वेश्चन हो गया ये नहीं है उतना इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट हो गया, और ये कॉमन वेरिएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इनमें से कोई ना कोई जरूर पूछा ही जाता है अक्सर। तो ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तब तो आपने इजीली कॉमन सेंस से जवाब दे दिया। यहाँ क्या कारण है, यहाँ कारण कहाँ पे खोजना पड़ेगा हमको, जब भी ऐसे कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आए तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहिए, जवाब हमको वहीं मिलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका तैयार है उनके लिए P ब्लॉक DF ब्लॉक की रीजनिंग एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। तो आप ध्यान दीजिए उस पर। ठीक है, तो चलिए ग्रुप 16 में अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे ग्रुप 16 के लिए तो क्या हो जाएगा, ग्रुप 16 पहले ग्रुप 15 का लिखते हैं। ग्रुप 15 का हो गया 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनका हुआ NS2 NP3, और अगर ग्रुप 16 का लिखते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ NS2 NP4। अब अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें तो इनके NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको देखेंगे ड्रॉ करके तो NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और NP में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इनका कैसा हो गया,
ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों हो गया? ये लेस स्टेबल है। समझ में आ रहा होगा आपको ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि पी में हाफ फिल्ड है। पी सबशेल हाफ फिल्ड होने के कारण एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। यहाँ के केस में क्या हो रहा है? यहाँ एक पी में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इनके रिपल्सन के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी फर्स्ट IE1 इज लेसर फॉर ग्रुप 16। अगर ग्रुप 16 का करके और ग्रुप 15 का करके पूछा गया तब आप ऐसा लिखेंगे, और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन करके पूछा गया तब फिर यहाँ पर आप नाइट्रोजन के लिए 2 लिख लेंगे और ऑक्सीजन के लिए यहाँ क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। ये ध्यान देंगे, यानी ऑक्सीजन का लिख रहे हैं जैसे ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का लिखा तो आप ऐसा लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन के लिए लिखा, सपोज यहाँ ग्रुप 15 ना होकर के होता नाइट्रोजन होता, तब आप यहाँ N की जगह क्या कर लेते? 2 कर लेते। इस तरह से यहाँ ग्रुप 16 लिखा है अभी, और अगर ग्रुप 16 की जगह यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन पूछा गया तो आप यहाँ पर N की जगह बस 2 कर लेंगे, हो गया आपका काम। ठीक, तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब भी जनरल हो जाएगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन और पर्टिकुलर पूछा गया तो आपका जवाब भी पर्टिकुलर होगा। सपोज हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बताना है तो फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि इन नाइट्रोजन P subshell is half filled, so its electronic configuration is extra stable. Hence, more energy is required for removal of electron. ऑक्सीजन के केस में दोनों का डायग्राम जरूर बनाना है आपको, मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि सारी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल नहीं लिखना है, इसका ये डायग्राम भी दिखाना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्सन हो रहा है, ये ध्यान देंगे। इन ऑक्सीजन क्या हो रहा है? 1 ऑर्बिटल ऑफ P subshell has paired electron, so due to their repulsion, the electronic configuration becomes less stable। उनके कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल हो जाता है, तो लेस स्टेबल हो जाता है इसलिए लेस एनर्जी will require to remove the electron from valence shell। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन ये आता है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे यानी डेल्टा HI2 वो किसकी ज्यादा होगी? लगाओ कॉमन सेंस, वो भी उसी की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की कम होगी। कैसे होगा? आप अपना दिमाग लगा के बताइए। जब हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो किसकी ज्यादा होगी?
सेकंड ज़्यादा हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। क्यों हो जाएगी ज़्यादा, लगाओ दिमाग। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो ऑक्सीजन की ये कंडीशन बन जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन में होगा एक इलेक्ट्रॉन 2p4 में, यानी अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद ऑक्सीजन 2p3 हो जाएगी यहाँ पर, है ना, और ये 2p2 हो जाएगा। उस समय कौन स्टेबल हो जाएगा, उस समय एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ऑक्सीजन वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी हाफ फिल्ड हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, और ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2p2 रहेगा इसलिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको आप क्लिक करके भेजेंगे, आपका टास्क हो गया। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको टास्क के लिए दे रही हूँ, इसको आप आंसर लिख करके भेजेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है वाई del HI2 फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, या फिर हम कहें इज हायर देन del HI फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये जनरल क्वेश्चन हो गया। और पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ तो यहाँ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन लिख करके जवाब आप भेजेंगे। बच्चों अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो IS ओल्ड स्टाइल से T 6 ऑक्सीजन से सल्फर इंक्रीज एंड देन सल्फर से नीचे डिक्रीज, यानी ऑक्सीजन से सल्फर में आए तो इंक्रीज हुई और सल्फर से नीचे आए तो डिक्रीज हुई, यानी हाईएस्ट किसकी हो गई, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई सल्फर की। सल्फर हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का या सल्फर का। तो अभी आप तुरंत बताते कि किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का होना चाहिए। आप अपना कैलकुलेशन लगाएंगे तो देखेंगे सबसे बड़ा भिखारी कौन है, तो आप तुरंत बताएंगे कि किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है, ऑक्सीजन में ज्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर नहीं है, हो गई सल्फर की ज्यादा। सल्फर की ज्यादा हो गई तो सोचने वाली बात हो गई, यानी एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन हो गया तो रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से यहाँ बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो यही हो गया कि बताइए वेरिएशन, तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये हो गया कि ऑक्सीजन से सल्फर बढ़ी क्यों, फिर सल्फर से नीचे घटी क्यों, यानी ऑक्सीजन से सल्फर इंक्रीज क्यों हुआ और फिर सल्फर से नीचे तक डिक्रीज क्यों हुआ। तो सल्फर से नीचे तक डिक्रीज होने का तो आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो न्यूक्लियस की पकड़ बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों पे कम हो जाएगी और विड्रॉ करने की भी क्षमता कम हो जाएगी। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचने में पहले के कंपैरिजन में कम खींच पाएगा, यानी उसकी एफिनिटी
एक इलेक्ट्रॉन के तरफ कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीजिंग इन शील्डिंग इफेक्ट। पर यहाँ क्या कारण है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है। देखो यहाँ पे भाषा लिखी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आएगी तो भाषा ये लिखी होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज अनएक्सपेक्टेडली मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की ज़्यादा है। भाषा देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्लस और माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्लस और माइनस साइन नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है, यानी मोर नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। हैं दोनों एक ही चीज़, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही चीज़ है, पर बच्चे क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जिन 4 फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी फॉर्म्स हम आपको लिख रहे हैं। आंसर सबका एक ही होगा, सिंपल सा, वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखते हैं तो उसको नेगेटिव या माइनस साइन के साथ लिखते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, और दोनों का रीजन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यही हो गया, व्हाई ऑक्सीजन हैज। क्वेश्चन देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पर। व्हाई ऑक्सीजन हैज अनएक्सपेक्टेडली लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया तो हो सकता था, व्हाई सल्फर हैज अनएक्सपेक्टेडली मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ऑक्सीजन। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में यही क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हो सकता था, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज अनएक्सपेक्टेडली मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव देन सल्फर। या फिर क्वेश्चन हो सकता था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज हाईएस्ट among ग्रुप 16 एलिमेंट। देखिए क्वेश्चन वैरायटी हो गई 5 तरीके की, लेकिन आंसर सबका एक ही है, ठीक है। आंसर सबका एक ही क्या होगा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पर हम समझेंगे साइज का। आप चकरा रहे होंगे कि इसकी कम कैसे हो गई जबकि ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट साइज का पड़ता है, देखो कैसे पड़ता है, ध्यान दीजिए। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होगा, यानी छोटा सा ऑक्सीजन होगा, उसमें ये मान लो कि
ये है ना, ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर 2s यानी सेकंड सबसेल, तो ये हो गई फर्स्ट और दूसरी हो गई सेकंड। ठीक है, इस सेकंड पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देते हैं। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। अब अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटम कैसा होगा? थोड़ा देखिए, न्यूक्लियस मान लो इतना ही बड़ा है उसका, ये हो गई फर्स्ट सेल और ये हो गई सेकंड सेल और ये हो गई थर्ड सेल। सल्फर में थर्ड पीरियड में है तो थर्ड सेल में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर इसी का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है साइज का। सल्फर का साइज ऑक्सीजन से थोड़ा सा बड़ा है, तो भले इसका इफेक्टिव, यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, ऑक्सीजन का छोटा सा सरफेस एरिया है, कौन सा वाला है सेल है यहाँ पे? 2 यानी सेकंड सेल। ठीक, और यहाँ पे कौन सा आ गया? ये थर्ड सेल आ गया। तो ऑक्सीजन में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, दे आर कंसंट्रेटेड ऑन वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। तो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया में 6 इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, तो पास पास है इलेक्ट्रॉन, पास पास है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस का रिपल्सन, उसको कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहाँ क्या हो गया? थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा कम हो गया। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा, सपोज ये नया इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहीं से आया, ये इलेक्ट्रॉन आया कहीं से घूमते घूमते चला आया, अब चला आया तो उसको पहले कौन लेगा? आप तुरंत कहोगे कि ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ये छोटा साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, पर ये नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो चौकीदार बाहर बैठे हैं 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे? ये उसको रिपेल करके भगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे चौकीदार यानी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो इनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा, तो ये यहाँ आसानी से घुस जाएगा, रिपल्सन कम होगा और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन ये उसको फील नहीं कर पा रहा है। यानी एक्चुअल क्या हो रहा है कि ड्यू टू इंटर 6 electrons are present या concentrated on very small surface area and their inter-electronic repulsion is very high. So, coming electron does not feel the force of attraction of nucleus. मतलब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा भी रहा है, लेकिन ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको फील नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये बाहर के इलेक्ट्रॉन इसको बाहर भगा देंगे, बाहर से बाहर ही भगा देंगे। यहाँ क्या हो रहा है? कमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों फील कर पाता है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। कारण क्या है? सरफेस एरिया बढ़ गया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर हो गए। तो ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किस में होगा? सल्फर में होगा। और सल्फर से जब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ये नॉर्मल लॉजिक हो गया। तो ये तो नीचे सल्फर की हाईएस्ट क्यों हुई? तो आप बता सकते हो कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की सल्फर से अनएक्सपेक्टेडली कम हो गई। होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा, बट नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा क्यों? इसको आप ऐसे समझ के जोड़ सकते हो कि आपको पेरेंट्स मीटिंग के लिए सप्ताह मंथ में एक दिन रहना होता है ना, और आपके पेरेंट्स किसी भी दिन आ गए, मान लो दूसरे संडे को आ गए जिस दिन आपकी मीटिंग नहीं है, टिफिन लेकर के आए हैं। आप चाहते हैं कि हमको टिफिन मिले, ठीक है, लेकिन जो स्कूल के गेट पे प्यून है वो उसको बाहर ही से बाहर
आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके पिताजी आपका टिफिन लेकर के आए हैं और कब वो वहां से वापस हो गए, क्योंकि आप पिताजी फील ही नहीं कर पाएंगे कि बच्चा हमारा है किधर, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, भले आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू योर फादर इज ग्रेटर, खूब ज्यादा है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि कब पिताजी आए और कब वापस चले गए, क्योंकि पियोन ने बाहर जो बैठा है उन्होंने उसको वापस कर दिया। ठीक है, वही चीज यहाँ पर इस केस में भी होती है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होते हुए भी कमिंग इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो छोटे छोटे 6 इलेक्ट्रॉन छोटे से सरफेस एरिया पर कंसंट्रेटेड है, इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये रिपल्सन फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको फील नहीं कर पा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ कम होते हुए भी। सपोज आप गेट पर ही खड़े हैं और पिताजी आ गए, तो आप तुरंत टिफिन ले लोगे दौड़ करके, है ना? तो वही चीज है यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज्यादा होते हुए भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना? तो रीजन क्या हो गया? अभी इसको लिख लीजिए। रीजन क्या हो गया? बिकॉज इन सल्फर, सॉरी इन ऑक्सीजन 6 electrons are concentrated on very small surface area of second shell। सेकंड शेल के बहुत ही छोटे से स्मॉल सरफेस एरिया पे कंसंट्रेटेड हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हाई। Hence, coming electron does not feel the force of attraction from the nucleus, while in sulfur electrons are on third shell। थर्ड शेल है यानी which has in third shell which has larger surface area। So due to less या lesser inter electronic repulsion, coming electron feels the force of attraction from the nucleus। ये तो हुआ कि ऑक्सीजन से सल्फर की ज्यादा क्यों हुई, फिर है सल्फर से नीचे वालों की कम क्यों हुई। तो उसका रीजन नॉर्मल है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स घटेंगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है, या तो ये कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन। दो तरीके की भाषा यहाँ यूज होगी, ध्यान दीजिए कब कौन सी भाषा यूज करनी है और आपको उसको समझना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, इसका मतलब हम क्या कहेंगे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की निगेटिव वैल्यू घटेगी। ऊपर से नीचे आने पर लिखा है, नहीं लिखा है आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखी है बात किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात लिखी है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, सल्फर की, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू जरूर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगता है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर एंथैल्पी के टर्म में बात करेंगे तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू सल्फर की है, और फिर ऊपर से नीचे डिक्रीज, क्या डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज का मतलब, डिक्रीज क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट में लिखेंगे EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes लेस नेगेटिव। तो इस यहाँ पर आपको क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान देना है, फिर से ध्यान से देख लो। वाई ऑक्सीजन हैज अनएक्सपेक्टेडली लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर। ठीक है, वाई सल्फर हैज अनएक्सपेक्टेडली मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ऑक्सीजन, यानी जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे तो लेस और मोर वाली भाषा लिखेंगे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख रहे हैं उसी जगह मतलब सबका एक ही है। Why electron gain enthalpy of sulfur is unexpectedly more negative than oxygen? Why electron gain enthalpy of oxygen is unexpectedly less negative than sulfur? या फिर why electron gain enthalpy of sulfur is highest among group 16 elements? So that's all about electron affinity.